ओके गाइस, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस से रिलेटेड। ये न्यूक्लियस एक बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक सेल के लिए। न्यूक्लियस समझ लें जो सेल का ब्रेन है या सेल की जो मेन वर्किंग जहाँ से कंट्रोल हो रही है, जो सेल सारा जिस हमारी ऑर्गेनेली से पूरा सेल कंट्रोल हो रहा है, जो उसका हेड क्वार्टर्स है हमारे सेल का, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमटीकैट और एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एफएससी में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और एमटीकैट में भी इससे सेवरल एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं। तो हम न्यूक्लियस को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को एमटीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ एफएससी को तो हमने कवर करना ही है। तो न्यूक्लियस, सबसे पहले एज यूजुअल एटमोलॉजी करेंगे हम इसके वर्ड की। तो न्यूक्लियस क्या चीज़ है, देखें। न्यूक्लियस लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, लैटिन। इसका लैटिन में क्या मतलब है? लैटिन में इसको कहते हैं कर्नल या फिर कहते हैं कोर, ठीक है। दैट मीन्स बेसिक, कोई चीज़ सेंट्रल जो इम्पोर्टेंस रखती है या सेंट्रल इम्पोर्टेंस रखने वाली कोई भी चीज़ को हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से सेल में प्रेजेंट होता है, आइदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, ठीक है। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है तो हमें ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है कि ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज तो एब्सेंट होती हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है कि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो फिर न्यूक्लियस का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस से ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है या हेरिडिटी मटेरियल है, ये कहाँ पे होता है? तो द आंसर इज दैट इज डायरेक्टली सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म। क्रोमैटिन मटेरियल उनका डायरेक्टली सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि हमारे सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। वो ऑर्गेनेली हमारे सेल की जो हमारी तमाम ऑर्गेनेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस को कंट्रोलर कहा जा सकता है, या फिर जैसे कि हार्ट है या ब्रेन है सेल का, वो कहा जा सकता है। क्योंकि देखें, ब्रेन का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रेन जो है इंडायरेक्टली हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सिमिलरली हार्ट का फंक्शन भी अनडिनाइबल, हार्ट की इंपॉर्टेंस भी जो है वो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो हम न्यूक्लियस को सेल का हार्ट या फिर उसका ब्रेन भी कह सकते हैं। अब इसकी डिस्कवरी की बात आती है कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया। तो देखिए, न्यूक्लियस जो है सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्चर्ड सेल में डिस्कवर किया था। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, देखें ये रॉबर्ट ब्राउन हमारा एमसीक्यू है कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब साथ ही यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट ऐड करेंगे एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑर्चर्ड सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ऑर्चर्ड सेल। अब हमने देखना है कि न्यूक्लियस की अक्रेंस का या प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे होती है। तो ये बात यहाँ पे नोटेबल है कि देखें, यूकैरियोटिक सेल के हर तमाम सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट सिव ट्यूब सेल्स, यानी कि फ्लोएम सेल्स जो हैं हमारे। फ्लोएम सेल्स जो हमारे प्लांट्स के अंदर कंडक्ट करते हैं हमारी फूड को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स और लीव्स टू रूट्स, बाई डायरेक्शनल होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमंस में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो अपना न्यूक्लियस लॉस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, नो, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब रेड ब्लड सेल्स मेच्योर हो जाते हैं तब वो अपना न्यूक्लियस को लॉस्ट कर देते हैं। सिमिलरली सिव ट्यूब सेल्स जो हैं फ्लोएम सेल्स में, जो कंडक्टिंग सिस्टम से हमारे रिलेटेड हैं प्लांट के, उनमें ये न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट नहीं होता। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि किन दो सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल्स एंड द अदर वन इज फ्लोएम सेल्स, ठीक है, यानी या फिर इसको हम सिव ट्यूब सेल्स भी कहते हैं। इसी के साथ साथ हम अब इनकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं कि एनिमल सेल्स में जो हमारा न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोजीशन पे होता है।
और वैक्यूल्स और बाकी तमाम ऑर्गेनेल्स साइड्स पे होती हैं। लेकिन प्लांट सेल्स में, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट सेल्स में टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के लिए एक सेंट्रल मेगा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उस वैक्यूल के प्रेजेंट की वजह से सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो पुश हो जाता है टुवर्ड्स द पेरीफ्री यानी कि टुवर्ड्स द साइड्स ऑफ द सेल। सेंट्रल वैक्यूल की वजह से ये पेरीफ्री की तरफ मूव कर जाता है। हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, अगर प्रेजेंट है तो मैं आप लोगों को ओके हमारे पास डायग्राम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी आइडिया दे देती हूँ कि देखें, फॉर एग्जांपल ये है एक एनिमल सेल में ये है न्यूक्लियस की पोजीशन ये, और ये है हमारे पास एक प्लांट सेल। लेकिन प्लांट सेल में हमारा न्यूक्लियस ये साइड पे है, और ये जो मेगा सेंट्रल वैक्यूल है ये हमारा वैक्यूल है, और ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हम इसके साथ इसकी शेप को डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस की क्या क्या शेप्स हो सकती हैं। तो न्यूक्लियस कुड बी स्फेरिकल, कुड बी इरेगुलर, ओवल और एलोंगेटेड शेप। इरेगुलर भी हो सकती हैं, ओवल शेप भी, एलोंगेटेड भी और स्फेरिकल भी। अब इसका बात आ जाती है कि साइज क्या होता है, कि न्यूक्लियस आखिर कितना बड़ा हो सकता है हमारे सेल में। तो न्यूक्लियस कुड बी 10 माइक्रोमीटर साइज इसका हो सकता है जी 10 माइक्रोमीटर। ओके जी, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस, क्या एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखें, वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे किसी के रेड ब्लड सेल्स, उनको हम कहते हैं ए न्यूक्लिएटेड। ए न्यूक्लिएटेड मीन्स विदाउट एनी न्यूक्लियस। It may be mononucleated that contains one nucleus, or binucleated which have two nucleus, or multinucleated या multinucleated which have more than two nuclei. It depends upon the different functions of the cell that determines the number of nucleus in a cell. It may be mono, bi or multi. Then we move forward towards the ultrastructure of the nucleus. कि न्यूक्लियस के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस के हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये देखें जी। एक हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप हमारी, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसको हम कैरियोथीसी भी कहते हैं। इसी के साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि जो जैसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं या कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। इसी के साथ साथ ये देखें, ये डार्क हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है यहाँ पे, और क्रोमेटिन नेटवर्क यानी कि क्रोमोसोम्स। और ये देखें न्यूक्लियर पोर्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं। पोर्स किस लिए प्रेजेंट हैं? पोर्स जब भी हम डिस्कस करेंगे तो पोर्स का फंक्शन हमेशा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करते हैं तो इसमें टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इट इज़ कवर्ड विद राइबोसोम्स, इस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। ये बात हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले टॉपिक में डिस्कस की थी बहुत डीपली, के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक साइड से न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच होता है, और अदर साइड से हमारे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। इसी तरह इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर कंटेंट को इनक्लोज करता है। सो मान लीजिए एक सैक है, ये एक बैग है जिसके अंदर मटेरियल फील्ड है, तो जो इनर स्पेस होगी जो उस मटेरियल को इनक्लोज किए हुए है वो इनर मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन है जो कि आउटर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में हमारे पास स्पेस होती है, उसको हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बोथ मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, आपने ये बात यहाँ पे नोट करनी है। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर पोर्स की बात करते हैं, तो outer and inner membranes are continuous at certain points, resulting in the formation of nuclear pores, which are composed of specialized transport proteins called nucleoporin. ये आप लोग यहाँ पे बात नोट कर लें, न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियोपोरिन वो प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जो कि न्यूक्लियोपोर्स में प्रेजेंट होता है, और वो मटेरियल के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। न्यूक्लियर पोर्स मटेरियल एक्सचेंज करना को अलाउ करते हैं। मटेरियल कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज है? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर कौन सा मटेरियल है जो एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो एक्सचेंज मटेरियल है, इट में इंक्लूड्स आरएनए,
राइबोसोमल प्रोटीन्स, जो कि हमारे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करता है, और इसमें प्रोटीन्स भी शामिल होते हैं जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज। ये मैं आप लोगों को एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डीपली बता रही हूँ। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ ये बात नोटेबल है कि आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हमारे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, these are regulated by premises in the form of pore complex which regulate the nucleocytoplasmic traffic between nucleoplasm and the cytoplasm। ठीक है, इसी के साथ साथ अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट। तो न्यूक्लियर पोर्स, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स आर डिफरेंट एंड इट मे वेरी। फॉर एग्जाम्पल अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, यानी कि एग सेल्स हैं, तो उसमें अबाउट 30,000 पर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं न्यूक्लियर पोर्स। जबकि जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें हमारे 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देखें, नंबर का इतना ज़्यादा वेरी करना कि एक में सिर्फ 3 या 4 पोर्स हैं और एक में 30,000 पोर्स हैं, तो ये सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि देखें, एक हमारा है डिफ्रेंशिएटेड सेल जो कि अब अपनी पूरी फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, और एक है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, यानी कि अभी वो ग्रो कर रहा है। अब ग्रो करने के लिए उसको मटेरियल चाहिए, उसको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसको साइटोप्लाज्म से मिलनी है। तो ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा एक्सचेंज के लिए ज़्यादा न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, हर चीज़ की एक लॉजिक होती है कि अगर न्यूक्लियर पोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों है, और अगर कम है तो कम क्यों है। ठीक है, जो हमारी बॉडी है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया है कि हर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ऑन द पॉइंट है, लाइक अप टू द स्टैंडर्ड है। कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये ऐसा नहीं हो सकता था, ये ऐसा नहीं हो सकता था। अगर हम कुरान पाक खोल के देखें, उसकी तर्जुमा तफसीर पढ़ें, तब हमें रियलाइज़ होगा कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे बनाया है। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ अपने फेलो स्टूडेंट्स को कि देखें, बायो के स्टूडेंट्स होते हुए कुरान पाक की तफसीर ना पढ़ी हो तो ये अलमिया है हमारे लिए। तो जितना अगर हम चाहते हैं कि हम साइंस को बहुत ओके, सो न्यूक्लियोप्लाज्म को हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म इसको कहते हैं, या इसका एक और नेम है कैरियोलिम्फ। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। न्यूक्लियर सैप एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड बेस्ड सब्सटेंस है जिसका जो कि बेसिकली एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर किस चीज़ का है? प्रोटीन्स का, इंजाइम्स का। इंजाइम्स कौन कौन से शामिल होते हैं? इंजाइम्स हैं इसमें डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियेजेस एंड एटीपीएज। इसी के साथ साथ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें, और कुछ मेटल आइंस होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम आइन है या कैल्शियम आइन है, जो कि हमारे डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी के साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्म में हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ये हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में ये बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये एक मैट्रिक्स के तौर पे काम करता है, जिसमें न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यानी कि क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन मटेरियल सस्पेंडेड होता है। समझ लें ये एक जेली टाइप फ्लूइड है जिसमें आप कुछ क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन मटेरियल को सबमर्ज कर दें और वो उसमें सस्पेंडेड रहे। जैसे हम स्लाइम्स देखते हैं, स्लाइम में अगर हम कोई बीड्स या पर्ल्स ऐड करते हैं तो वो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है, हमारा क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसमें सस्पेंडेड होते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इसको बोमेन ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियोलस को नेम किया था। न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है? डार्कली स्टेन्ड बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती, इस वजह से इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, यानी कि इट इज़ विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड्री। न्यूक्लियोलस सिर्फ इंटरफेज में अपेयर होता है और ये सेल डिवीजन के दौरान डिसअपेयर हो जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ न्यूक्लियोलस को एक दफ़ा दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये न्यूक्लियोलस है, डार्कली स्टेन्ड बॉडी है, कोई इसके मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग नहीं है, एज इट इज़ है ये, और ये सिर्फ इंटरफेज में अपेयर होता है। न्यूक्लियोलस की कोई देखें मेम्ब्रेन नहीं है, आप लोगों को शो हो रहा है, और इसी वजह से इसकी जो शेप है वो राउंड है, या फिर थोड़े स्लाइटली इरेगुलर पार्ट्स भी आपको शो हो रहे हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस जो है वो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होता है स्पेसिफिक साइट्स पे, जिसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहा जाता है, NOR।
ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को न्यूक्लियोलस की कंपोजिशन बताऊंगी कि न्यूक्लियोलस 85% प्रोटीन्स, 10% आरएनए और 5% डीएनए पर डिपेंड करता है। अब न्यूक्लियोलस का नंबर क्या हो सकता है? देखिए, एक न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोले भी प्रेजेंट हो सकते हैं। न्यूक्लियोलस के दो रीजन्स होते हैं हमारे पास, एक पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया होता है और एक होता है सेंट्रल फिब्रिल एरिया। पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जब राइबोसोम्स हमारे बनते हैं वो उसके जो सब यूनिट्स होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया में प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ राइबोसोम्स असेंबल होते हैं। Assembly of ribosomes takes place in the peripheral granular area of our nucleolus and central fibrillar area। इसमें लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है हमारे पास, इसी के साथ साथ राइबोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। देखें, मेन पॉइंट जो है यहाँ पे न्यूक्लियोलस का जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है फॉर्मेशन एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। के राइबोसोम्स की फैक्ट्री है ये, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनने के बाद साइटोप्लाज्म के जरिए न्यूक्लियोपोर्स के जरिए साइटोप्लाज्म में हमारे एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स। ये देखें, ये मैं आप लोगों को मैंने एक क्रोमोसोम शो किया है, इसको ये ग्रीक वर्ड है क्रोमास जिसका मतलब होता है कलर और सोमा मीन्स बॉडी। तो ये इंट्रान्यूक्लियर है देखें, और ये लॉन्ग है, थ्रेड लाइक फाइबर्स हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म हमारी क्या चीज़ थी, वो हमारा फ्लूइड था जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, उसमें ये एम्बेडेड हैं। क्रोमेटिन जो है ये डीएनए से बना होता है, इसी के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, एसिडिक। और इसी के साथ साथ आरएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन फाइबर्स सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस होते हैं और तमाम जेनेटिक मटेरियल इनका, और इसमें तमाम जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स पॉइंट अराइज होता है कि क्रोमोसोम को हम किस स्टेज पे स्टडी कर सकते हैं, कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जब हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं। तो देखें, एक मेटाफेज स्टेज आता है हमारे सेल डिवीजन में जब मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज में हमारे पास ये क्रोमोसोम्स हमारे अपेयर होते हैं, ये देखें ये क्रोमोसोम्स हमारे मेटाफेज एक प्लेट बना रहे हैं, ये एक प्लेट की फॉर्म में आ गए हैं, अरेंज हो गए हैं हमारे सेंट्रल रीजन में। तो ये प्लेट, ये मेटाफेज प्लेट इसको कहते हैं, ये स्टेज हमारा मेटाफेज है, और इस स्टेज में हम क्रोमोसोम्स को स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसकी डिस्कवरी को देख लेते हैं। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 21। तो डिस्कवरी जो है सबसे पहले जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी 1882 में, जब वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को स्टडी कर रहे थे, किसके, सैलमेंडर लार्वा के। सैलमेंडर लार्वा की जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये एक थ्रेड लाइक मटेरियल है। जब उन्होंने उसको फर्दर स्टडी किया तो उनको पता चला कि ये क्रोमोसोम्स हैं, तब उन्होंने इसको 1882 में एग्जामिन किया था। इसी के साथ साथ अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताना चाहूँगी कि ये देखें, इसके 2 क्रोमेटिड्स हैं, इनको हम इसके आर्म्स भी कहते हैं, और एक ये सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम कहेंगे सेंट्रोमेयर। हर क्रोमोसोम के 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि एक पॉइंट पे हेल्ड होते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये हमारे 2 क्रोमेटिड्स हैं और ये हमारा सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर थिनर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। सेंट्रोमेयर कंस्ट्रिक्शन जो है फंक्शनली रिलेटेड होता है क्रोमोसोम की मूवमेंट के साथ। जब सेल डिवीजन में क्रोमोसोम ने मूवमेंट करनी है तो वो सेंट्रोमेयर की हेल्प से होती है। इसी के साथ साथ सेंट्रोमेयर जो है कॉम्प्लेक्स होता है काइनेटोकोर प्रोटीन्स का, जो कि ऑपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं कंस्ट्रिक्शन के। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो काइनेटोकोर है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनाता है सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो मैं आप लोगों से बातें डिस्कस कर रही हूँ, इट्स रिलेटेड टू द एमडीकैट। यू कैन स्किप इट इफ यू आर एफएससी स्टूडेंट, but it's very very crucial for the MDCAT students. Next we are moving towards the secondary construction or nucleolar organizer. ये क्या बात होती है? देखें, कुछ क्रोमोसोम्स में एक और पॉइंट होता है यूनियन के लिए अलोंग द लेंथ। ये लेंथ की हम बात कर रहे हैं ऑफ क्रोमेटिड्स।
ठीक है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, या इसको हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? इंटरफेस के दौरान जो न्यूक्लियोली बुलाने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से। और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखें, क्रोमोसोम्स जो हैं उसके ऊपर एक थिन प्रोटीनिशियस शीट होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। देखें, प्रोटीन्स हमारे हर प्रोसेस के लिए प्रोटीन्स तो नेसेसरी हैं, ये एक प्रोटीन शीट इन पे इनक्लोज्ड होती है, इस शीट को हम पेलिकल्स कहते हैं। अब जीन्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि जीन्स क्या होते हैं। देखिए, जो बेसिक यूनिट है ना हमारा हेरिडिटी का या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का या जेनेटिक्स का जो बेसिक यूनिट है ना वो जीन्स है। जीन्स क्या होते हैं? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है जनरेशन टू जनरेशन हमारे ट्रांसफ़र करते हैं और हमारी सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। और जीन्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं हर इंडिविजुअल की सेम स्पीशी का कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन। इसी वजह से हमारे सिमिलर होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर सिमिलर, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 23 एंड 23 46 ही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले इंसानों में 46 से ज़्यादा थे या किसी में कम है, लेकिन अगर ऐसा हो तो म्यूटेशन हो जाए, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि लाइन फिल्टर सिंड्रोम है हमारा, और ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स हो सकते हैं। म्यूटेशन की वजह से सिंड्रोम्स होते हैं, और इसी वजह से जीन्स जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक ही स्पीशी के जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि फ्रॉग के 26 हैं, ह्यूमन के 46 हैं। पेंसिलियम की अगर हम बात करें जो फंगस है तो 2 हैं उसके, फ्रॉग के 26 हैं। शुगर केन अगर हम देखें तो 80 हैं, गार्डन P14, इसी तरह डिफरेंट हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत डीपली डिस्कस किया है। फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।